गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। हमारे द्वारा अभी तक जो पिछले वीडियो आए हैं समाज से संबंध में, तो उसमें हमने समाज को पहले समझाया है कि समाज के भेद कितने हैं, अर्थ के आधार पर समाज के भेद कितने बताए गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी कहा था कि हमारे समाज के भेद अगर परीक्षा में पूछे जाए तो हमें याद रखने हैं कि समाज के भेद कितने, तो 6 हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। ये हमारे 6 भेद इसमें बताए गए। हमने यहाँ पर जब सामान्य चर्चा की समाज की, तो सामान्य चर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने समाज के बारे में जाना कि पहला पद प्रधान कहाँ होता है, दूसरा पद प्रधान कहाँ होता है, पहला पद संख्यावाची कहाँ होता है, दूसरा पद यहाँ अगर या दोनों पद प्रमुख नहीं होंगे, पहला पद विशेषण कहाँ होगा। ये सारी चर्चाएं हमने वहां पर सीखी है। ये सामान्य चर्चा हुई। अब आज से हम लोग एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज हमारा यहाँ पहला समास होगा अव्ययी भाव समास, जिसके अंतर्गत हम जो लाइनें हैं, जो परिभाषाएं या कोई लक्षण है, उनकी चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेंगे, उन उदाहरणों का विग्रह करना सीखेंगे कि कैसे इनका विग्रह करेंगे। ठीक है ना। हमारा टॉपिक स्टार्ट हो उससे पहले मैं एक बार कह दूं कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो भाई, अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। क्या नाम है? अव्ययी भाव समास। पहले तो हमने जो चार्ट में सीखा था वो तो सबको याद नहीं है, लेकिन यहां पर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब हमारे एक एक समास आते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, आप लोगों को याद है यहां पहला पद अव्यय भी होता है। क्या होता है? अव्यय भी होता है। अब वैसे तो हमारे नीट भर्ती में अव्यय एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमें अव्यय के बारे में एक सामान्य जानकारी पता होना चाहिए कि अव्यय का मतलब होता है जो खर्च न हो, जो खर्च न हो। अर्थात जो हमारे अव्यय है, अव्यय के अगर रूप का बनाए तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं तो वह अव्यय शब्द कहलाते हैं। आप लोगों को इतना याद रखना है। देखो, अगर हमने कहा है कि यहाँ पर पहला शब्द अव्यय होगा तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होता है। अव्यय का मतलब होता है जो खर्च न हो, और यहाँ आने वाले जो शब्द हैं वे लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य के आधार पर अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। नेक्स्ट, उपसर्गों का प्रयोग इसी समास में होता है। इसी समास में होता है। ठीक है ना, याद रखना। ये
हमारे जो उपसर्ग होंगे यानी हमारे संस्कृत के जो उपसर्ग आएंगे उनका मुख्यतः प्रयोग कहाँ होगा? तो संस्कृत के मुख्यतः उपसर्गों का प्रयोग हमारे अव्ययीभाव समास में होगा। वैसे सभी उपसर्गों का प्रयोग, वापस रिपीट कर रहा हूं, सभी उपसर्गों का प्रयोग अव्ययीभाव समास में होता है, लेकिन यहां दो कंडीशन याद रखनी है। यदि उपसर्ग विशेषता बताए तो आपको जाना कहां है? कर्मधारय में। ध्यान रखना, यदि उपसर्ग विशेषता बता रहा है तो आपको कहां जाना है? कर्मधारय समास में। और यदि उपसर्ग मना करने या निषेध का बोध कराए तो वहां हमारे जो समास होगा वो होगा नय तत्पुरुष समास। क्या होगा? नय तत्पुरुष समास। पहला पद प्रधान होगा, पहला पद अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं? जो खर्च ना हो। अव्यय की परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। एक बात को याद रखना कि अव्यय शब्दों को हम अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सभी उपसर्गों का प्रयोग अव्ययीभाव समास में होता है, लेकिन दो कंडीशन याद रखनी है। यदि उपसर्ग विशेषता बताए तो कर्मधारय समास होगा, और यदि उपसर्ग मना करने का बोध कराए तो वहां नए तत्पुरुष समास होगा। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि यहाँ कर्मधारय की पहचान कैसे करेंगे या नए तत्पुरुष कैसे करेंगे? तो आप लोगों को पहले तो ये याद रखना है कि अगर उपसर्ग मना करने का बोध कराए तो आपको नए और विशेषता बताए तो कर्मधारय का विशेष रूप में ध्यान रखना है। जैसे कि देखना, एक लिखा हुआ है सुपुत्र और एक लिखा हुआ है अमर। हमने यहाँ दो ही लिखे हैं ना। पहला अगर उपसर्ग विशेषता बताया या उपसर्ग मना करने का बोध कराए तो इन दोनों शब्द में ये हमारा उपसर्ग हो गया सु और यहाँ ये उपसर्ग हो गया हमारा अ। क्लियर? सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। अच्छा एक विशेषता होती है, गुणवाचक विशेषण में आता है, और यहाँ पर इस पुत्र की विशेषता बताई गई है कि पुत्र अच्छा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करते वक्त यहाँ पर जो रूपरेखा बनाई जाएगी वो होगा अच्छा है जो पुत्र या सु है जो पुत्र। तो अब यहाँ पर हमने कहा था कि यदि उपसर्ग विशेषता बताए, ये उपसर्ग आ रहा है और इस उपसर्ग का अर्थ क्या है? अच्छा, और ये पुत्र की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुपुत्र कहां जाएगा? कर्मधारय में जाएगा। अब ये अमर आ रहा है। अब देखो यहां ये तो हो गया मूल शब्द मर, ये अ हो गया उपसर्ग, और इस अ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। और अगर यहां का विग्रह करें तो यहां पर नहीं मरे जो, नहीं मरे जो या नहीं मरता जो। अमर का मतलब क्या होता है? जिसकी मृत्यु नहीं होती है ना, या न मर, ये भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो ए का मतलब क्या है? नहीं, और नहीं मरे जो, इसका मतलब अमर का रूप बन रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि यदि उपसर्ग मना करने या निषेध, और ये ए का मतलब नहीं आ रहा है, मना करने के संदर्भ में आ रहा है, तो ये कहा जाएगा? नए तत्पुरुष जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे जो शब्द आए उनका विशेष रूप में ध्यान रखना है कि यदि उपसर्ग विशेषता बता रहे हो तो आप लोगों को कर्मधारय में पहुंचना है, और यदि उपसर्ग मना करने का बोध करा रहे हो तो वहां नए तत्पुरुष में आना है। सपोज मानो इनके जैसे शब्द ये आ गए
और यहां पर विकल्प आया और विकल्प में कर्मधारय और नए तत्पुरुष विकल्प में नहीं आया, जैसे कि सुपुत्र आ गया या अमर आ गया और वहां पर नए तत्पुरुष विकल्प में नहीं आया। और अगर विकल्प में ये बैठा हुआ है अव्ययी भाव समास, तो इसको सही भी माना जाएगा, क्योंकि यदि उपसर्ग विशेषता बताए तो कर्मधारय होगा, मना करने का बोध करे तो न होगा, लेकिन विकल्प में कर्मधारय और नए तत्पुरुष समास प्रस्तुत न हो तो ऐसी स्थिति में वहां अव्ययी भाव समास को सही माना जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट, इनकी कोई और लक्षण और नहीं करते, कुछ हो रहा है। पुनरावृत्ति वाले शब्द इसी समास में पुनरावृत्ति वाले शब्द इसी समास में होते हैं। अब किसी के दिमाग में आए कि पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो रिपीट हो रहे हो, रिपीट यानी धीरे धीरे, घड़ी घड़ी, पल पल, भर भर, बीचों बीच, हाथों हाथ, है ना। ये ऐसे शब्द जो है अगर ये यहां दिख रहे हो तो आपको शब्द देखते ही क्या समझ जाना है कि अव्ययी भाव समास आ चुका है। एक चीज और याद रखनी है आपको कि यहां मुख्यतः यथा, प्रति, भर, स, आ, यावत, बे, अनु, बा, जैसे उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। कभी भी एग्जाम में अगर इनसे बना हुआ कोई शब्द दिख जाए तो फटाफट समझ जाना कि यहां पर अव्ययी भाव समास आ चुका है, चाहे यथा हो, प्रति हो, भर हो, स हो, आवत हो, यावत हो, बे, अनु, बा, जैसे अगर उपसर्ग दिख जाए तो समझ जाना कि यहां पर क्या आ चुका है, अव्ययी भाव समास आ चुका है। एक जब हम इनका विग्रह करेंगे तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किस शब्द का किस रूप में विग्रह करेंगे। तो यहां अगर आपको यथा से बना हुआ कोई शब्द दिखता है तो उसका विग्रह के अनुसार या जैसा है वैसा। ध्यान रखना, ये अगर यथा शब्द आपको दिखे तो इसका विग्रह कैसे करना है, के अनुसार या जैसा है वैसा से करना है। जैसे यथाशक्ति अगर शब्द लिखा आता है तो हम क्या करते हैं, शक्ति के अनुसार, किया गया यहाँ पर, ये है ना। एक और अगर प्रति शब्द आता है या प्रति उपसर्ग से कोई शब्द बनता है तो यहां पर के सामने के बदले या हर। जैसे प्रतिपल तो हम विग्रह करेंगे हर पल, है ना। प्रत्यक्ष अक्षी के सामने, आंखों के सामने, प्रत्युत्तर उत्तर के बदले उत्तर, बीच में क्या आ गया, के बदले। तो आपको वहां पर शब्दों के रूप को देख करके विग्रह करना है। अगर भर आए तो इसका विग्रह रूप जो बनेगा वो भर कर या पूरा, यानी भर पेट अगर लिखा है तो इसका विग्रह करेंगे
पेट भरकर अगर स आए तो स अगर आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है तो इसका विग्रह रूप साथ या सहित में होगा। जैसे एक शब्द है सपरिवार, है ना, तो उसका पूरा अर्थ क्या होगा? परिवार सहित या परिवार के साथ, लेकिन विग्रह इसी रूप में होगा। नेक्स्ट, अगर आ आता है तो आपको उसका विग्रह या तो तक से करना है या भर से करना है। जैसे कि आमरण, अंदर ना वो व्यक्ति आमरण अनशन कर रहा है, आमरण यानी मरण तक। लेकिन अगर यह हो जाए कि उसने आजीवन संघर्ष किया, आजीवन, तो जीवन भर, तक भी आ सकता है, भर भी आ सकता है। कंडीशन करेगा शब्द के ऊपर कि शब्द किस प्रकृति का है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर यहां यावत आता है तो यावत का अर्थ आपको लेना है जब तक। जैसे यावत जीवन एक शब्द आ जाए तो इसका हम जो विग्रह करेंगे क्या करेंगे? जब तक जीवन। नेक्स्ट, अगर बे आए तो बे का अर्थ बिना या रहित। जैसे बेइज्जत, अगर ये शब्द आ जाए तो बिना इज्जत या इज्जत से रहित, ठीक है ना। नेक्स्ट, अनु आए तो इसका जो विग्रह रूप होता है तो पीछे होता है, या अनु का अर्थ के अनुसार या की तरह है। जैसे अनुदान एक शब्द आ जाए तो उसका विग्रह क्या होगा? दान की तरह है, दान की तरह दान। नेक्स्ट, अगर बा उपसर्ग आ जाए तो बा का अर्थ के साथ या के अनुसार। के साथ या के अनुसार। वैसे अनु का अर्थ पीछे एक अर्थ और आता है विपरीत, विपरीत भी ले सकते हैं इधर है। और बा का अर्थ के साथ या के अनुसार। जैसे बा कायदा तो कायदे के साथ, बा अदब के साथ। तो यहां पर आप लोगों को इन उपसर्गों के या इन शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए कि विग्रह के दौरान किस शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना है। ये तब होगा जब एक बार हम इन्हें ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मैं शब्द लिखूं, क्योंकि नेक्स्ट शब्द लिखेंगे हम लोग, उनका विग्रह करेंगे, तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें कि हमें कैसे किसी को विग्रह करना है। यहां कुछ अब शब्द लिखे गए हैं, अगर उन्हें देखें हम लोग तो इनका विग्रह एग्जाम में या तो इनका पूछेंगे कि निम्न में से अव्ययीभाव समास किस में है, या ये पूछेंगे कि यहां प्रस्तुत हुए सामासिक पद का सही समास विग्रह क्या होगा। तो आपको जो मैंने अभी अर्थ बताए हैं उस रूप में विग्रह करना आना चाहिए। तो यथाशक्ति का हमारा जो विग्रह होगा, आप लोग इन सारे शब्दों को मेरे साथ ही बनाना सीखें, जो मैंने अर्थ बताए हैं उनका प्रयोग करें, ठीक है ना। यहां यथाशक्ति का होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम का होगा क्रम के अनुसार। यथावसर का होगा यहां अवसर के अनुसार। शक्ति के अनुसार, क्रम के अनुसार और अवसर के अनुसार। ये तो हो गया हमारा यथा वाला। अब प्रतिदिन का जो हमारा विग्रह होता है, प्रतिदिन का इसका विग्रह होगा दिन, हर दिन, या इसे हम दिन दिन भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, ये प्रतिदिन का विग्रह दिन दिन
या हर दिन के रूप में भी कर सकते हैं। प्रत्येक जो शब्द है इसका विग्रह जो होता है वो होता है हर एक, हर एक, ठीक है ना। प्रत्यक्ष, अक्षी के सामने। अक्षी का मतलब क्या होता है? तो अक्षी का मतलब यह होता है आंखों के सामने। नेक्स्ट हमारा शब्द है हाथों हाथ। तो यहाँ हाथों हाथ का जो विग्रह होता है वो होता है हमारा हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। जैसे हमने कहा ना कि उसने तो हाथों हाथ काम करा दिया, यानी हाथों हाथ यानी तुरंत गए, तुरंत कार्य हो गया, इधर दिया उधर लिया, ये काम हो गया, तो हाथ ही हाथ में काम हो गया, ठीक है ना। घर घर का विग्रह होगा हर घर, क्या होगा? हर घर। यावत जीवन का विग्रह यहां जब तक जीवन, या एक विग्रह इसका और हो सकता है जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। तो यावत जीवन का क्या हो सकता है? जब तक जीवन या जीवन पर्यंत। लास्ट हमारा एक शब्द और क्या है? आमरण। आमरण का हमने अगर याद हो तो आ उपसर्ग के हमने दो अर्थ रूप बताए थे, एक में तक और एक में भर। तो आमरण शब्द का जो हम विग्रह करेंगे वो होगा मरण तक, ठीक है ना। नेक्स्ट बाकायदा। तो यहां पर बाकायदा का जो विग्रह है वो होगा कायदे के अनुसार, कायदे के साथ या कायदे के अनुसार। दरअसल, दरअसल का विग्रह होगा असल में, असल में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा शब्द है अनुकूल। अनुकूल का जो विग्रह है जैसा कूल है वैसा। ये एग्जाम में आ चुका है अनुकूल। यथाशक्ति तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपने कई बार एग्जाम देखा होगा, तो प्रश्न पत्र में कई बार ये यथाशक्ति हो गया या एक प्रतिदिन हो गया, ये तो कई बार शब्द आ चुके हैं। लेकिन अनुकूल भी शब्द अब एग्जाम में पूछते हैं, और उसमें क्या पूछते हैं कि अनुकूल शब्द का समास विग्रह सही कौन सा होगा? तो जैसा कूल है वैसा। आजीवन, जैसे हमने आमरण लिखा था, तो आमरण का क्या हमने मरण तक किया था, उसी रूप में आजीवन का जो विग्रह है वो होगा जीवन भर। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने आजीवन संघर्ष किया, तो जीवन भर संघर्ष किया। जैसे हाथों हाथ का विग्रह क्या किया हमने? हाथ ही हाथ में, उसी रूप में रातों रात का होगा। तो यहां पर होगा रात ही रात में, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ शब्द और लिखे हैं सादर, निर्विवाद, सेवार्थ, ज्ञानार्थ। एक बार आप लोग करके देखो, देखो फटाफट कैसे हो रहे नहीं हो रहे। अब यहां पर जो सादर शब्द है, सादर का होगा यहां आदर सहित। क्या होगा यहां पर? सादर का होगा आदर सहित या आदर के साथ। निर्विवाद का विग्रह जब करेंगे तो बिना विवाद ये हो सकता है, या विवाद रहित भी हो सकता है, विवाद से रहित भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो सेवार्थ, ज्ञानार्थ। आप लोगों ने कई बार स्कूलों के बाहर देखा हो तो लिखा होता है सेवार्थ प्रवेश, ज्ञानार्थ प्रस्थान, और उसका पूरा अर्थ होता है सेवा के लिए प्रस्थान, ज्ञान के लिए प्रवेश, ये लिखा होता है। तो यहां पर आपको केवल एक शब्द लिखा गया है सेवार्थ।
जब इसका विग्रह करना है तो सेवार्थ का विग्रह होगा सेवा के लिए। ज्ञानार्थ का विग्रह होगा ज्ञान के लिए। नियमानुसार, नियमानुसार जो शब्द है हमारा, इसका विग्रह जो होगा वो होगा यहां नियम के अनुसार। क्या होगा? नियम के अनुसार। और लास्ट शब्द जो बचा है हमारा निर्भय, जैसे हमने निर्विवाद बनाया था वैसे ही निर्भय बनेगा। तो यहां भय रहित या बिना भय, बिना भय के। यानी इसका मतलब ये है कि आपको शब्द को पहचान भी करनी है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास में होगा। उसके अलावा आपको उन शब्दों का विग्रह करना भी आना चाहिए कि कौन सा शब्द विग्रह रूप में कहां आएगा। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो उसका। चलो भाई, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने अव्ययी भाव समास के कुछ लक्षण देखे, कुछ प्रमुख बिंदु देखे, उसके अलावा उस समास को समझने का प्रयास किया। विग्रह करते समय किन किन शब्दों का क्या क्या रूप में अर्थ लेंगे वो भी समझा। यहां कुछ शब्द हमने लिखे, उन शब्दों का विग्रह करना सीखा। आप लोग इस वीडियो को देखें, घर पर और प्रैक्टिस भी करें। इन शब्दों को देखने के साथ ही अपनी तैयारी को और अच्छी करने के लिए नवीन हिंदी व्याकरण जो किताब आती है उस किताब को अपने साथ खुला रखें और उनके उदाहरणों को हल करना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपके पास होगा। चलो, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग सभी वीडियो देखें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी मिलने वाले लोगों तक भी इसका वीडियो का लिंक भेजें। धन्यवाद।